मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है, मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक तो वो रेट नहीं बदल रहा और दूसरा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है वो नहीं बदल रहा। क्योंकि मैंने आपको कई बार, बिल्कुल ध्यान से बने रहिए, मैं यहां पर डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्ट अचीवर्स के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स का एक पार्ट होता है, उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं। और लेक्चर नंबर 4 में क्या हम सीखने वाले हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इससे पहले 3 लेक्चर और आ चुके हैं, जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। और लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी करे थे। तो आज के इस लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लेक्चर की बात होती है कि आपको अपना पेन और नोटबुक निकाल करके बैठना होगा, क्योंकि यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको सिखाए जाएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद उसके बाद कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का लेक्चर। तो लेट्स बिगिन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इन टुडेज क्लास। सो लेट्स सी क्या है आज। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये टॉपिक क्लासेस में डिस्कस करता हूं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में तो शायद आ जाती है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी इक्वेशन कहां पर लगानी है और इनका डेरिवेशन कैसे करना है, इसमें छोटी छोटी सी बातों में कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल इस लेक्चर को अंत तक बने रहिए, देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि जनरली स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि ये कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जो कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहीं से निकल के आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एक्चुअली में समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब। ठीक बात है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ओके, एक ये भी हमारे पास में टॉपिक होता है, कई बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। नीट का चाहे आप एग्जाम लिख रहे हो, जेईई मेन का एग्जाम आप लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इस टॉपिक को भी जल्दी से कवर करेंगे और उसके बाद में फिर हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही पावर पैक्ड, इंफॉर्मेटिव एंड साथ ही साथ एक एनालिटिक लेक्चर होने वाला है। इसको पूरे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। बट बिफोर दैट, इक्वेशन ऑफ मोशन तक जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। कौन सी बात? जो कि हमारी है मोशन के बारे में। वैसे तो मोशन के बारे में हमने पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसमें मैंने शायद बताया भी था, लेकिन आज मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूं दैट मोशन के अगर जनरली अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए उसमें से मुझे यह समझ में आया कि मोशन जो है 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर, इस यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? क्या मैं इसको एक्सेलरेशन से डिफाइन कर सकता हूं? एक्सेलरेशन, बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने बताया था, लास्ट लेक्चर जो अभी लोग फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में आप जाकर के देखिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन है, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, राइट। तो एक्सेलरेशन तब होता है जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। और वेलोसिटी क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट वी नो, फाइन। तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो क्या मैं उसके लिए ऐसा लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू बी 0? बिल्कुल। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकल की मोशन बिल्कुल कैसी मोशन होने वाली है? यूनिफॉर्म मोशन होने वाली है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर आपको बताऊं कि लेट्स से दिस मार्कर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मोशन। मैं इस डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट स्पीड मूव कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करूं तो ये मेरी जो मोशन होगी, कैसी मोशन होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्यों? क्योंकि एक तो मैं अपने चलने की रफ्तार नहीं बदल रहा, स्पीड नहीं बदल रहा जिस रेट से मैं चल रहा हूं, और दूसरा मैं डायरेक्शन नहीं बदल रहा। जब ऐसा होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन 0 है? जब ऐसा होता है तो क्या कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन 0 है?
तो वो मोशन क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर एट द सेम टाइम मैं ये बोलूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है, तो फिर वो जो मोशन होती है वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है बात? एक्सेलरेशन नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप की हो सकती है, बड़े ध्यान से समझिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप की हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का नॉन जीरो होना दो बात पर निर्भर कर सकता है। यानी मैं कह सकता हूं दो टाइप से मैं नॉन जीरो एक्सेलरेशन की कहानी आपको बता सकता हूं। कौन कौन सी? सुनिए, एक हो सकता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है सर वो है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट हो चुका है। ओके, और एक हो सकता है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो है वेरिएबल। तो ये जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, इससे मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, लेकिन मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है, मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक तो वो रेट नहीं बदल रहा, और दूसरा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है वो नहीं बदल रहा। क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बताया है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, इसके दो मायने होते हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब टाइम के साथ ना ही मैग्नीट्यूड बदलता है और ना ही डायरेक्शन बदलती है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं और मेरे बढ़ने की जो रफ्तार है वो हर सेकंड या हर यूनिट टाइम इंटरवल पर इक्वल है और सेम ही डायरेक्शन में मेरी रफ्तार चेंज हो रही है, तो आई कैन से दैट आई एम डूइंग अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन विच माय एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। लेकिन इसके अलावा मैं किधर भी जा रहा हूं और मेरी रफ्तार भी टाइम के साथ चेंज होती है। किसी इंटरवल ऑफ टाइम में मैं 5 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ाता हूं या कम करता हूं, उससे अगले मैं 7 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड को बढ़ाता हूं या कम करता हूं, उसके पहले मैं किसी और डायरेक्शन में जाता हूं, उसके बाद किसी और डायरेक्शन में जाता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज तो हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही। इसलिए उसको हम बोलेंगे कि उसके पास में एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, बट इट हैज गॉट अ एक्सेलरेशन विच इज वेरिएबल। तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहलाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहला सकती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब ये सारी बात सर आपने क्यों बताई? ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई क्योंकि जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेबल हैं कब? इस वाले केस के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। सर क्या इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते? इस वाले में? इसके लिए आपको फिर कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन आपका एक फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, इसका मतलब ये है, वेरिएबल का मतलब होगा कि लेट्स से एक्सेलरेशन आपको दे दिया जाए सम ए नॉट टाइम टी। कैन यू सी दैट इट इज वेरिंग विद द टाइम? अगर आप देखोगे तो आपको फिर कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। कैलकुलस यूज होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जो देखेंगे, डिराइव करेंगे, वो यहां पर हो जाएगा। और यहां पर तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहां पर तो हम कह सकते हैं कि सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, मैं फिर से वापस आपसे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है विद सर्टेन वेलोसिटी u, अगर ये पार्टिकल u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसकी कुछ टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी? सर वेलोसिटी तो वही रहेगी, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि कुछ टाइम बाद इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा, what would be the distance which that particle would have traveled? तो आप s equals to u into t, इस वाली इक्वेशन से सीधा सीधा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मुझे बता दोगे क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है एंड इट हैज गॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उस केस के लिए हम कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि बार बार हमें कैलकुलस ना करना पड़े, और उन्हीं को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को वन बाय वन करके टैकल करेंगे। ये पहले लेकिन क्लियर हो गया कि सर हमारे पास जो मोशन है वो हमारी दो टाइप की है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए हमें कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस की जरूरत नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारे को जरूरत होगी कब? जब हम
एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो वहां पर हमको कैलकुलस मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक बात है। लेट्स बिगिन विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको शायद पता होंगी, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेट्स मैं उनको यहां पर तुम्हें अलग अलग करके मेंशन कर देता हूं। ये हमारे पास ये और ये हमारा थर्ड इक्वेशन के लिए रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तीन इक्वेशन है। कौन सी? पहले मैं जरा लिख देता हूं, आपको पता होगा v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में तीन इक्वेशंस होती हैं। हालांकि हम इनका प्रूफ भी देखेंगे वन बाय वन। इसका भी एक बार मैं प्रूफ दिखा देता हूं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलस मेथड से ही करते हैं। इसका भी देखेंगे और उसके बाद में हम इसका भी देखेंगे। बट इन प्रूफ पर आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें रिकॉल कराना चाहता हूं। सम बेसिक थिंग्स। कौन कौन सी? आपको वैसे तो याद होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते थे? एक्सेलरेशन होता है सर dv अपॉन dt। ठीक है, क्या मैं एक्सेलरेशन को dv और dt को यहां लिख करके दोनों तरफ dx और dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मेरे पास में dx अपॉन dt क्या बन जाएगा? v, और dv अपॉन dx इज dv अपॉन dx। तो एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आप याद रखोगे, ये वाला, और एक आप ये वाला भी याद रखोगे। और साथ ही साथ वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। ये लास्ट का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट के लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। अब इनका ही हेल्प करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करेंगे। ठीक है, लेट्स गो फॉर द v इक्वल्स टू u प्लस at। इसके लिए मैं एक्सेलरेशन का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है, दैट एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, इसको यूज करूंगा। यहां से मैं थोड़ा सा अगर इसको करूं मल्टीप्लाई, तो a dt इक्वल्स टू dv हो जाएगा। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इसी को कैलकुलस मेथड बोलते हैं। a dt इक्वल्स टू dv हो जाएगा। ठीक बात है। अब यहां पर तुम देखोगे कि हमारे पास जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी u है। मान के चला कि इनिशियल वेलोसिटी u से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है व्हेन t इक्वल्स टू 0, और जब टाइम की वैल्यू t हो जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज होकर के v हो जाती है। ठीक है, इस केस में अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो a तो मेरा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt, और ये हमारा 0 टू t और ये हो जाएगा u टू v एंड dv। अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन अगर पता है तो सिंपल यहां पे आप कर सकते हो a, और dt का लिमिट रहेगा तो t माइनस 0, और यहां पर अगर dv का करेंगे तो v माइनस u। यहां से मेरे पास v इक्वल्स टू u प्लस at, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन डराइव होकर के तैयार हो जाती है। समझ में आया सभी को? सिंपल से हमने डेरिवेशन किया किस तरीके से? बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। कौन सा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अभी ध्यान रहे, हम तीनों इक्वेशन में ये तीनों ही फॉर्मूले यूज करेंगे, जिससे हमें डिफरेंट इक्वेशंस डराइव करने में आसानी मिलती है। और ये समझा हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लो, नीचे आप जाकर के आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको मुझे चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट मेरे को देखना जरा, यहां से कौन से में आ रहा है? वेलोसिटी वाले से आ रहा है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, या dx लिख लो, ds लिख लो, दैट इज नॉट अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो यहां से मैं देखूंगा कि मेरे को ds मिल जाएगा v और dt। ठीक बात है। अब ds इक्वल्स टू v dt मुझे जो मिला है, यहां पर मैं ds इक्वल्स टू, और v को ऑलरेडी मैं u प्लस at निकाल चुका हूं, तो यहां पर मैं u प्लस at टाइम्स dt लिख सकता हूं। अब सेम काम यहां पर भी करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन u प्लस at टाइम dt। ठीक बात है। इसके बाद में इंटीग्रेशन पे मैं लिमिट लगाऊंगा, इधर ds है इधर dt है। तो जब टाइम की वैल्यू 0 हो रही थी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, और जब टाइम की वैल्यू कुछ t हुई तो डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो चुका है। तो 0 टू s, 0 टू t, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट का लिमिट लगाएंगे, यहां पर हम टाइम का लिमिट लगाएंगे। तो यहां पर तो सिंपल मेरे पास s माइनस 0 ये मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए u dt है तो u और t हो जाएगा लिमिट 0 टू t प्लस a और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2
टी स्क्वायर बाई 2, मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको जरा यहां पर दिखा देता हूं बाई चांस, अगर ए और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट जाएगा 0 टू टी। लिमिट क्या जाएगा? 0 टू टी। बिल्कुल ध्यान से बने रहिए, मैं यहां पर डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और आपको भी अपना प्रैक्टिस ये करना है। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि थोड़ा सा बता देने से आपको चीजें समझ में और ज्यादा आ जाएंगी। तो यहां से मेरे पास s इक्वल्स टू यू, 0 टू टी रखूंगा तो टी ही मिलेगा, प्लस हाफ ऑफ ए और यहां पे रखूंगा तो टी स्क्वायर ही मिलेगा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होकर के तैयार हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पर, विच इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कैसे करना होगा? इसको करने के लिए जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जो मैंने रिकॉल कराया था आपको, उसको यूज करेंगे। कैसे? लेट्स से a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। यहां से तुम देखोगे दैट a dx इक्वल्स टू v dv। फिर से यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, a dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, और जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ हमारी u से चेंज होकर के v हो गई तब डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो चुका है। समझ में आ रही? जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब वो वेलोसिटी चेंज होकर के v हुई तब देखा कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कर चुका है वो s कर चुका है। अब हमें उसी s की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर क्योंकि a तो कांस्टेंट है, हमें पता है कि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, जो डिराइव कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कर रहे हैं, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि टाइम के साथ बदल नहीं रही है। तो a बाहर आ जाएगा, तो यहां पर dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट रखेंगे तो हमारे पास में s माइनस 0 ये हो जाएगा। उसके बाद में v dv तो v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू v रखेंगे तो हमारे पास ये as होगा, और यहां पर 1 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर, और यहां पर u है, इट इज नॉट 0, इट इज नॉट 0, इट इज u। यहां पर दिस इज u। तो यहां से जब हम निकालेंगे माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से 2as इधर आ जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। बिल्कुल ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट में करके मुझे बता दीजिए, मैं आपके उस कंफ्यूजन का जवाब जरूर दूंगा। और साथ ही साथ आप में यहां पर समझने और ध्यान देने वाली बात 3 बातें हैं। कौन सी? एक तो एक्सेलरेशन का आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, दूसरा a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, और तीसरा ये वेलोसिटी विच इज द dx अपॉन dt। साथ ही साथ एक बात और कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि जब जब पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा तब हम ये वाली इक्वेशंस बड़े ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। ठीक बात है? चलें आगे बढ़ें। ठीक है, अब इसके बाद में 2 और कॉन्सेप्ट जैसा मैंने कहा था, एक आता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस को जरा एक बार समझ लीजिए। क्या होता है कि देखो, अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर हमको कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का सेंस मिल रहा है इस इक्वेशन से, कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, कुछ टाइम बाद वेलोसिटी v हो गई, तो अब u से v होने में अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है तो डिस्प्लेसमेंट उसका s होगा। यही तो हमें यहां से पता लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि मान लो हमारे पास में कोई पार्टिकल है, ये u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। u वेलोसिटी से अगर ये आगे बढ़ रहा है, अगर इसको एक्सेलरेशन इसी की डायरेक्शन में दे दिया जाए जो उस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो जाएगी, एंड डेफिनेटली v वुड बी ग्रेटर देन u। व्हाई? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जब एक्सेलरेशन होता है तो वो उसको सपोर्ट करता है, यानी वेलोसिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये केस 1 की बात मैं कर रहा हूं। व्हाट इफ अगर पार्टिकल हमारा मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है विद अ वेलोसिटी u, और इसको जो एक्सेलरेशन है वो मिल जाए अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे आप रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हो, कि व्हेन एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, देन ये कुछ टाइम बाद ये आगे बढ़ेगा और इसकी जो
वेलोसिटी है वो यहां पर कम होती चली जाएगी और एक टाइम में आने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो ना एक्सेलरेशन क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को खाता जाएगा। जब भी एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो धीरे धीरे उस वेलोसिटी को कम करता जाता है और एक पॉइंट पर जाकर के जीरो कर देता है। तो अब ये जीरो होने तक इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन आप देखते हो कि एक मान लो जैसे कि आपने किसी कार में किसी बाइक में जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो क्या इमीडिएटली कार रुक थोड़ी जाती है भाई, कुछ टाइम बाद जाकर के, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जाकर के रुकती है। तो जब ब्रेक लगाए उससे लेकर के जब कार जाके रुकी उसमें जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक बात है। अब इसी को हम यहां से समझ सकते हैं कैसे, देखिए अगर मैंने कहा कि मेरी जो वेलोसिटी है और इस केस में u को अगर मैं इधर पॉजिटिव मानूंगा तो एक्सेलरेशन क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे डेफिनेटली नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने डायरेक्शन का सेंस पहले ही पढ़ लिया है। राइट हैंड साइड की जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनको पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की अगर जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनको नेगेटिव मानेंगे। इस तरीके से हमने आप एक साइन कन्वेंशन बना रखा है फॉर दिस सेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर निकालना है, जस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस मुझे अगर निकालना है तो मुझे पता है दैट v ये मेरी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए और u तो मेरे पास कुछ ना कुछ थी u स्क्वायर प्लस 2। अब इस एक्सेलरेशन को मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, यस और नो। वाई, मैं इस सेकंड केस के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल रहा हूं, इस केस के लिए नहीं, फर्स्ट केस के लिए नहीं। फर्स्ट केस में तो भैया रुकेगी थोड़ी, वो तो बढ़ती चली जाएगी, उसकी वेलोसिटी आगे बढ़ती चली जा रही है। सेकंड केस में कार हमारी या बाइक हमारी, जो भी व्हीकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुक रहा है। किस केस में? सेकंड केस में रुक रहा है। तो सेकंड केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात होगी, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आया है और ऑब्वियसली तभी जाकर के वो रुकेगी कार। तो s, अब यहां से मेरे पास में अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर और यहां से s की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। इस टाइप से ये जो s होता है इसे हम s स्टॉपिंग ही बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर अच्छे उसमें लिखना हो तो कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं इसको, दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। और अब आप समझ गए होंगे रिटार्डेशन का मतलब, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जो उसकी स्पीड है, वो टाइम के साथ घट रही हो और घटते घटते जीरो हो जाए, उस केस में हम उसको रिटार्डेड मोशन कहते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही हो तो उस केस में हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। रिटार्डेड मोशन के केस में ही स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात होती है और उसका फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। यहां से तुम देख सकते हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड कर रही है किस पर? इनिशियल वेलोसिटी पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ये बात आप अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि ज्यादा अगर कार स्पीड से आ रही है और उसको जब आप ब्रेक लगाओगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में रुकोगी। और अगर सिमिलरली रिटार्डेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी अब जितना ज्यादा तरीके से, जितना इफेक्टिवली, जितना स्ट्रांग फोर्स लगाओगे उस कार को रोकने के लिए, उतना ही वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके कार रुक जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी और समझते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे नीट की बात कर लेना, नीट का पेपर उठा के देख ले। अभी मैं आपको PYQs भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि इन कॉन्सेप्ट से जो मैं डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप जेईई मेन की बात करो, दोनों में ही इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। इसकी कहानी ऐसे है कि देखिए, कोई हमारा पार्टिकल है, u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और उसको उसी की डायरेक्शन में मिला एक्सेलरेशन a। कितना मिला? एक्सेलरेशन a। चलता गया, हम अपनी घड़ी देखते गए और पार्टिकल जो है पहुंच गया यहां पर। ठीक है, घड़ी में देखा टाइम कितना हो रहा था? t। घड़ी में देखा यहां पर टाइम हो रहा था t और यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी थी? 0। ओके,
अगर मैं तुमसे पूछूं कि इससे 1 सेकंड पहले कितना टाइम हो रहा होगा, t से 1 सेकंड पहले t-1, तो t-1 पर क्या पार्टिकल कुछ यहां पर होगा, t-1 पर सर पार्टिकल यहां पर था, ये पार्टिकल की लोकेशन है t-1 पर, ये है t पर। इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करी है उसको मैं बोलूंगा st-1, ठीक है। और उसके बाद में इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसे बोलूंगा मैं st। समझ में आ रहा है? t-1 तक उसने चला तो जितनी उसने डिस्टेंस कवर की थी उसको बोल रहा हूं st-1, और जो उसने t तक डिस्टेंस कवर करी उसे बोल रहा हूं मैं st। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने किसने टाइम में ट्रेवल करी है, ये इसने tth सेकंड में ट्रेवल करी है। इसको कुछ लोग sn-1 sn कहेंगे, सेम बात है, जिसको जैसे समझना हो, इसलिए उसने nth लिखा हुआ है, मैं tth का सेकंड की बात कर रहा हूं बेसिकली। यहां पर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इसने अगर n सेकंड है, ये n-1 सेकंड है, तो ये डिस्टेंस sn-1 हो जाएगी, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस sn हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे निकालना है कि उस पार्टिकल ने उस पर्टिकुलर सेकंड में, nth सेकंड का मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 से 3 के बीच का, है ना, यानी थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3 के बीच का, फिफ्थ सेकंड का मतलब 4 से 5 के बीच का, इसलिए nth सेकंड का मतलब या tth सेकंड का मतलब t-1 से t के बीच का टाइम होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से मुझे इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? डायरेक्टली अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये जो मैंने फिगर बनाया है, मैं st में से st-1 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये s और tth मतलब tth ऐसा लिख लो आप, tth सेकंड, इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में क्या है, u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर आ जाएगा, ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ st-1, तो st-1 के लिए सर आप t की जगह t-1 रख दीजिए, u t-1 प्लस हाफ ऑफ a t-1 का होल स्क्वायर। अब यहां से जब तुम st ये निकाल रहे हो, s इसको ऐसा पढ़ोगे st मतलब डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड। अब tth में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए लोग snth करते हैं, लेकिन मैंने अब ये t से किया है तो मैं t से ही कर रहा हूं, ठीक है। और stth का मतलब ये वाली डिस्टेंस है जो t-1 से लेकर के t टाइम में उसने ट्रेवल करी है। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, इट इज गोइंग टू बी क्या, यहां से हमको पता लगेगा, यहां से हम सर निकालेंगे दैट इट इज st-1। अब थोड़ा सा क्या मैं होमवर्क आप लोगों को दे सकता हूं भाई, इतना तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको करोगे ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करें। दिस इज ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर माइनस यहां से आप करोगे u और t-1 प्लस हाफ ऑफ a t-1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बचे हुए हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आपके पास tth की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी u प्लस a/2 एंड 2t-1। आप यहां से ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, वो जो बताती है कि पर्टिकुलर tth सेकंड में किसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बेस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन tth सेकंड। कैसे किया सर, पहले 0 से लेकर के पार्टिकल ने t=0 से लेकर t-1 तक चला, फिर उसके बाद में t तक चला, ऐसा हम मान सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें st दे रहा है, सिंपल सी बात है। बस मैंने थोड़ा सा आपको स्टेप बता दिया कि अगर आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए तो आप किस हिसाब से अप्रोच करोगे। यहाँ पर 1-2 स्टेप मिसिंग है, स्टेप को आप अपने आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपका ये वाला फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, ये सारी चीजें अभी तक सीख ली हैं, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। जो अभी तक हमने देखा उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है जरा देखिए। अब ये सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और आपको इसका तरीका ये है कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। मैं थोड़े टाइम के लिए फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद इसका सॉल्यूशन जो भी है उसे बताइए,
और उसके बाद मैं तो इसको डिस्कस करूंगा ही। तो ट्राई कर लिया, सभी ने ट्राई कर लिया। चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स का मतलब कह रहा है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो बदल नहीं रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या, ये है ना कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब, क्योंकि आपको पता है अगर फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। मतलब यहां पर हम जो भी इक्वेशंस अभी तक हमने डेराइव करी हैं उनका यूज कर सकते हैं। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड्स इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स इज s2, तो उनका आपस में रेशो बताना है, आपस में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से पार्टिकल ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0, और फर्स्ट 10 सेकंड्स में यहां पर ये पहुंचा होगा तो t की वैल्यू 10 हो रही होगी। यहां पे t की वैल्यू 0 है, यहां पर t की वैल्यू 10 हो रही होगी, और उसके बाद में पार्टिकल चलते चलते कहीं ना कहीं t की वैल्यू 20 भी हुई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकंड में जब उसने चला तो ये आया s1, और फर्स्ट 20 सेकंड में चला तो वो आ रहा है s2। ठीक है, यही कहा है ना, दैट कवर्स इन द फर्स्ट 20, ये फर्स्ट 10 सेकंड्स हैं, ये फर्स्ट 20 सेकंड्स हैं। तो s1 और s2 का रेशियो बता दो या आपस में रिलेशन बता दो। सिंपल सी बात है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल वही हम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला, जो हमारा टोटल टाइम में डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू ut, जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, दैट वी कैन यूज ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 है, तो 0 प्लस, अब उसने जो है एक कांस्टेंट फोर्स है तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी द सेम, प्लस हाफ a और t स्क्वायर, t कितना लग रहा है s1 के लिए, s1 के लग रहा है 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, तो क्या यहां से मेरे पास s1 की वैल्यू 50a आ जाएगी। देखो यहां से 2 से मैं कैंसिल कर दूंगा तो 50a आ जाएगी। अब s2 की बात करूं तो यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ऑफ a, और यहां पर टाइम कितना है, यहां पर टाइम है 20 सेकंड्स, 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पे मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, कितने टाइम्स 200, तो ये आ जाएगा 200a। ओके, अब जरा देखो कि s1 और s2 इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर लेता हूं, तो s1 अपॉन s2 इज गोइंग टू बी 50a अपॉन, थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, 50a अपॉन 200a। ठीक है, तो यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। तो यहां से मेरे पास आ रहा है दैट 4s1 इक्वल्स टू s2, यानी s2 इक्वल्स टू 4s1। जरा देखिए कौन सा ठीक आ रहा है, s2 इक्वल्स टू 4s1, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बात कि हमारा जो s2 है, यानी ऑफ कोर्स जो बड़ी वाली डिस्टेंस है वो छोटी वाली डिस्टेंस का 4 गुना है। तो आप देख पा रहे हो कि टाइम इंटरवल बेशक 10 सेकंड से आगे बढ़ा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है उसके 4 टाइम हो जा रही है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। जब एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है कि उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो हर एक इंटरवल में इंक्रीज करती चली जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सभी ने ट्राई कर लिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2008 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। देखिए अब इसमें हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। सभी लोग पहले ट्राई करो। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकंड। द वैल्यू ऑफ t इज, t की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हमने अभी तक ड्राइव करी है उसका हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी कितने में चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, कौन सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 135 मीटर का है। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा हो तो कौन सा इक्वेशन पे आप जाना चाहोगे, कौन से पे इक्वेशन में, जल्दी से बताओ। यस, बिल्कुल वही वाला, थर्ड वाला, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, क्योंकि वहां से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल अप्रोच। तो जरा लगाइए कौन सा, दैट v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, अब v² कितना है हमारे पास में यहाँ पे 20 का स्क्वायर विच इज 400,
u स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 10 का स्क्वायर विच इज 100 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे निकालना है और s डिस्प्लेसमेंट हमारा 135 है। तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकता हूँ, 100 को इधर लेके आऊंगा तो 300 बचेगा और 2 से 135 डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 270, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हमारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है इसको मुझे अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हमें बताना क्या है, टाइम की वैल्यू। अगर टाइम की वैल्यू बतानी है उसके लिए एक्सेलरेशन को क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट v माइनस यू अपॉन टी एंड विच इज नथिंग बट 300 अपॉन 270, यस और नो? ओके, अब v माइनस यू अपॉन टी, तो वेलोसिटी मेरे पास फाइनल है 20 माइनस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 10 डिवाइडेड बाई t दैट इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 270। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ से आएगा क्या 10 अपॉन टी इक्वल्स टू 30 अपॉन 27। तो यहाँ से ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में हमारे पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 3 विच इज 9 सेकेंड्स। देखिए B is going to be the correct option for this। चेक करिए सभी लोग, B is going to be the correct option for this 9 सेकेंड। ठीक है, सिंपली क्या किया इसमें हमने, इसमें सर हमने फर्स्ट जो थर्ड इक्वेशन थी वहां से एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसका इस्तेमाल किया और हमारे पास में टाइम की वैल्यू निकाल दी। ठीक बात है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए पहले और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज, देख रहे हो थर्ड सेकेंड, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड सेकेंड में उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, सिंपल लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसमें तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन वही जो कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पर लग जाएगा। कैसे लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो सर 0 है। ओके, एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन दे रखा है, कौन सा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड यानी s3 की वैल्यू निकाल रही है। और आपको पता होगा कि हमारे पास में nth सेकेंड के लिए कौन सा फॉर्मूला था, याद है, s का मैंने अभी डेरिवेशन कराया था, विच वॉज u प्लस a/2 एंड 2t माइनस 1, ये फॉर्मूला आ रहा था। यहां पर u तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन इज 4/3 एंड साथ में क्या रहेगा हमारे पास 2 एंड 2t कौन से में बात कर रहा है, थर्ड सेकंड में बोल रहा है ना, थर्ड सेकंड में, थर्ड के लिए 3 माइनस 1। सॉल्व कीजिए जरा, बताइए। देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, 4/6 और यहां हो जाएगा 6 माइनस 1, तो यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगा बताइए, s3 इज गोइंग टू बी 4/6 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताइए, 20/6, तो यहां से हमारे पास में 10/3 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 10/3 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो किस तरीके से आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन की समझ होना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का ज्ञान होना और हमारे साथ ही साथ स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर जो हमारी नॉलेज है उसका पता होना आपके क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करवा सकता है, ये बात आप यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया होगा, लेट्स सी। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए आपको इनकी इन डेप्थ नॉलेज और इनको समझ में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, भाई देखो इसकी सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको जरा लिख लो, उसको समझ लो और उसके बाद में क्या पूछा गया है उसको भी लिख लो। तो सबसे पहले क्या बोला, स्पीड ऑफ 40 km/h दे रखी है, इनिशियल स्पीड 40 km/h, km/h को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूं 5/18 से, हाँ या ना बोलो, कर लिया। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कितना, यहां पर कैंसिल कर लीजिए, ये 20 और ये हो जाएगा 9, तो ये हमारे 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, मतलब अब ये रुकती है
बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, मतलब ये इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। मतलब अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया कितना 100/9 मीटर पर सेकंड का, तो ये 2 मीटर में जाकर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये कहने का मतलब इसका ये है, u हमारा 100/9 मीटर पर सेकंड है, 100/9 मीटर पर सेकंड, और v हमारा 0 हो जाता है कितने टाइम बाद, 2 मीटर का डिस्टेंस ये जब ट्रेवल कर लेता है उसके बाद। ओके, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर ये सेम कार 80 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, देखो 40 किलोमीटर पर आवर पे हमारा जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया वो आया 100/9, अब उसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये 200/9 हो जाएगा। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। u इक्वल्स टू 200/9 मीटर पर सेकंड। जब ये इतने से मूव कर रहा है तो जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? देखो अब इसको करने के ना 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, उसमें से क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्योंकि v दे रखा है 0, u दे रखा है 100/9, है ना। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखा है, उस एक्सेलरेशन को उठाएंगे, फिर दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और उसमें फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल जाएगी। ऐसा बहुत से लोग सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये बात पता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, अगर मैं इसका यूज करूं तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी, तो मैं एक्सेलरेशन निकालने के पंगे में पड़ ही नहीं रहा हूं कि वहां पर मैं पहले एक्सेलरेशन निकालूं फिर उसके बाद उसको दूसरे इक्वेशन में रखूं। डायरेक्टली मैं यहां से नहीं कह सकता हूं कि s इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मतलब होगा s1/s2 इक्वल्स टू u1/u2 का होल स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, अब यहां से तुम देखोगे कि मेरे को निकालना क्या है, s2, तो s2 जो होगा वो हो जाएगा u2/u1। u2 u1 यहां पर क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटीज इन डिफरेंट केसेस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इट इज गोइंग टू बी s1। अब s2 बताओ क्या हो जाएगा, u2 है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर और u1 है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका करना है मुझे स्क्वायर और s1 है मेरा 2 मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो s2 इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 8, 2 का स्क्वायर 4 × 8 मीटर। ठीक है, कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड, कई बार अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से उसको समझ लो और आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह के फॉर्मूले पहले से पता है तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। तरीका वो भी है कि आप पहले एक्सेलरेशन निकालो, उसकी वैल्यू सेकंड वाले केस में डालो, तब भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, हमें वैसा नहीं करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ओके, सो देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद में आप देखिए क्या इसमें कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा एक कार है जो रेस्ट से एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर पर आवर इनिशियली रेस्ट से है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूँ बाई जस्ट मल्टीप्लाइंग इट बाई 5/18। 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो मैं अगर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 18 से कितने टाइम कट जाएगा ये, आई थिंक इट विल कैंसिल आउट फॉर 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ओके, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v दे रखा है आपको, तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, इफ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v - u डिवाइडेड बाई t। v कितना है मेरे पास में, फाइनल उसकी जो हुई है 40 - 0 डिवाइडेड बाई t इज 20 सेकंड्स में, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो v मुझे एक्सेलरेशन पता है, v पता है, तो अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो s = ut + ½ at स्क्वायर लगा दीजिए। s = इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 + ½ at स्क्वायर। s क्या हो जाएगा हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास में, एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितने में पूछा गया है, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, टाइम पूछा गया है 20 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको
20 का स्क्वायर विच इज 400, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद में स्टॉपिंग डिस्टेंस और उसके बाद में हम जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये सारी चीज़ें और क्वेश्चन हमने 1 बाई 1 सारे करे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसका अगर डेरिवेशन पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ मोशन का तो वो कैसे करना होता है, ठीक है। आई होप कि ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक सीखी हैं उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। अगर कोई भी डाउट इसके बावजूद आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उन डाउट्स को पूरी तरीके से टैकल किया जाएगा। और साथ ही साथ हम मिलेंगे फिर अपने अगले एक नए जानदार और शानदार वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।